श्रद्धा इंस्टीट्यूट ऑफ सिविल सर्विसेज में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक जो है करंट अफेयर्स का, जिसमें हम कवर करने वाले हैं, वो टॉपिक है हमारा जियोग्राफिकल इंडिकेशन यानी जीआई टैग्स। आपने अभी समाचारों में सुना होगा कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिसे जीआई टैग दिया गया है। ये जीआई टैग जनरली गवर्नमेंट देती है, तो हम इसके बारे में थोड़ा जानेंगे कि आखिर ये जीआई टैग होता क्या है और इसके क्या क्या बेनिफिट होते हैं और इसके साथ साथ क्या क्या इससे इशू जुड़े होते हैं। तो सबसे पहले जीआई जानने से पहले ये हमारे लिए जानना जरूरी हो जाता है कि ये हमारे जीएस के किस सब्जेक्ट से जुड़ा हुआ है। तो बेसिकली देखिए, जीआई जो है वो कहीं ना कहीं ट्रिप्स और डब्ल्यूटीओ से जुड़ता है, तो ये हमारे जीएस थर्ड पेपर का पार्ट है। इसके साथ साथ ये जीएस फर्स्ट पेपर में भी जियोग्राफी का पार्ट है, यानी ये जो मेंस का जो हमारा सिलेबस है जीएस थर्ड और जीएस फर्स्ट, इसके साथ साथ इकोनॉमिक्स के प्रीलिम्स वाले सेक्शन में भी यहाँ से क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं। तो बेसिकली ये प्रीलिम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है, मैपिंग के अकॉर्डिंग से भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि जो भी जीआई के प्रोडक्ट्स हैं उसे कहीं ना कहीं किसी जियोग्राफी या किसी रीजन के हिसाब से दिया जाता है। तो दैट्स वाई क्या है कि ये मैपिंग के लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो चलिए इस टॉपिक की शुरुआत करते हैं और जानते हैं आखिर ये क्यों चर्चा में है। तो देखिए, आपने सुना होगा या देखा होगा, हाल ही में सरकार के द्वारा कुछ इंडियन के प्रोडक्ट्स हैं, जैसे रतलाम रियावान गार्लिक, अंबाजी व्हाइट मार्बल, त्रिपुरा रीशा टेक्सटाइल, हैदराबाद लैक बैंगल्स, आसाम मांजुली मास्क और आसाम मांजुली मैन्युस्क्रिप्ट पेंटिंग, इन सबको जीआई का टैग दिया गया है। तो सबसे पहले जानते हैं आखिर ये जीआई टैग होता क्या है। तो देखिए, जीआई टैग का जो परिभाषा है ना, जो एक तरीके से कहा जाए, ये एक जियोग्राफिकल इंडिकेशन होता है और ये एक साइन यूज किया जाता है जो किसी पर्टिकुलर किसी जगह पे कोई प्रोडक्ट पैदा होता है या फिर वहां से वो पर्टिकुलर किसी रीजन से जुड़ा होता है। ये कोई हस्तशिल्प हो सकता है, कोई एग्रीकल्चर प्रोडक्ट हो सकता है या कोई भी और भी चीजें हो सकती हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाता है कि जैसे एक स्पेसिफिक जियोग्राफिकल ओरिजिन है ना, इसका होना चाहिए और इसकी कुछ ना कुछ ऐसी विशेषता होनी चाहिए, कुछ ना कुछ ऐसी क्वालिटी होनी चाहिए जो इसे सिमिलर प्रोडक्ट से डिफर बना दे। तो यानी जीआई प्रोडक्ट एक तरीके से हम अगर देखें, शॉर्ट तरीके समझने की कोशिश करें, तो ये किसी न किसी ज्योग्राफिकल एरिया से यानी रीजन से जुड़े हुए हैं। सेकेंड चीज जो है कि उनके साथ साथ कुछ स्पेशल क्वालिटीज जुड़ी हुई है। तो इसी को आप एक तरीके से कहा जाता है कि ये जीआई प्रोडक्ट है और ये वहीं पाए जाते हैं जिस रीजन से जुड़ा होता है। अगर उससे आप डिफर रीजन में जाओगे तो आपको वो क्वालिटी नहीं मिलेगी, या वैसी जो भी अगर आर्ट या कल्चर का कोई फॉर्म है तो वो आपको वैरायटी मिलेगी नहीं, यानी वो किसी भी जगह की स्पेशलिटी होगी। जैसे आपने सुना होगा दार्जिलिंग चाय। दार्जिलिंग में जो चाय होती है, आप उस चाय का टेस्ट कहीं नहीं पा सकते, वो केवल दार्जिलिंग में मिलती है। दैट्स वाई उसको जीआई प्रोडक्ट का एग्जाम्पल दिया गया है। तो जीआई प्रोडक्ट के बारे में आगे देखते हैं। ये क्या हो जाता है कि एक इंटरनेशनल लेवल पे जीआई का जो गवर्न किया जाता है वो डब्ल्यूटीओ के द्वारा किया जाता है, और इसके लिए जो एग्रीमेंट है आपने सुना होगा या पढ़ा होगा, तो अगर नहीं जानते होंगे तो वो बता देता हूं मैं कि डब्ल्यूटीओ में एक तरीके से आपके जीआई टैग्स या फिर एक तरीके से जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट हो जाते हैं ना, उसको बचाने के लिए एक एग्रीमेंट किया गया है जिसे आप कहते हो ट्रिप्स, यानी ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, है ना। ये जो ट्रिप्स है ना, ये एक तरीके से यही जीआई को गवर्न करता है। और ये ट्रिप्स जीआई के साथ साथ जितने भी, मतलब एक तरीके से कहा जाए कि आपका आईपी से जुड़े यानी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स हो जाते हैं, उससे जुड़े जितने सारे इशू हैं तो डब्ल्यूटीओ के थ्रू इसी कानून के तहत डील होता है। अब इंडिया भी चूंकि उसका क्या है, एक मेंबर है, अब मेंबर है तो उसे डब्ल्यूटीओ की बात माननी पड़ेगी। तो उसके अकॉर्डिंग भी क्या हुआ, भारत ने क्या किया था, 1999 में एक एक्ट लाया था, जियोग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट 1999, और इसी के थ्रू एक तरीके से 15 सितंबर 2003 के आसपास में हम लोगों ने जीआई टैग वगैरह को देना शुरू किया। क्यों जीआई टैग दिया जाता है, क्यों हमने ये सेटअप लाया, तो ये भी थोड़ा सा हम जानते हैं।
तो देखो हमारे यहाँ सबसे पहले तो एक तो ये जानने जाए कि इसकी नोडल एजेंसी कौन सी है। तो इसकी नोडल एजेंसी आपकी जो एक तरीके से जो जीआई टैग देती है वो DPIIT है, यानी इसी को आप फुल फॉर्म में कहते हो डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, और ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंतर्गत आती है और यही हमारे यहाँ नोडल एजेंसी है जीआई टैग को देने के लिए। तो आइए अब आखिर आगे बढ़ते हैं और जानने की कोशिश करते हैं आखिर जीआई टैग इंपॉर्टेंट क्यों होता है या फिर क्यों इसको दिया जाता है। तो देखिए जीआई देने का मकसद जो हो जाता है वो सबसे पहला मकसद होता है रिकॉग्नाइजेशन। किसी भी क्षेत्र में कोई भी स्पेशल अगर कमोडिटी पाई जा रही है या उसका एक तरीके से कोई आर्ट है या फिर एक तरीके से कहा जाए कोई पर्टिकुलर किसी चीज़ की कल्टीवेशन या खेती वगैरह की जा रही है, तो उसी को रिकॉग्नाइजेशन देने के लिए क्या किया जाता है, जीआई का दर्जा दिया जाता है, जिससे उसके यूनिकनेस वगैरह हो उसको हम बरकरार रख सके। उसके साथ साथ देखिए सेकंड हो जाता है, क्यों दिया जाता है जीआई टैग, मार्केट वैल्यू। जब किसी भी प्रोडक्ट को अगर जीआई टैग मिल जाता है तो उसकी मार्केट वैल्यू बढ़ जाती है। अगर दार्जिलिंग के चाय का जाहिर सी बात है उसको जीआई टैग मिला है तो नॉर्मल चाय की तुलना में उसकी मार्केट वैल्यू अधिक होगी। उसके साथ साथ देखिए प्रोटेक्शन, अगर किसी भी जीआई प्रोडक्ट को उसको दर्जा मिल जाता है तो सबसे अच्छा क्या होता है, उसका प्रोटेक्शन होने लगता है। आपने भी सुना होगा अभी जो मैंने डिटेल किया था कि जैसे वर्ल्ड लेवल पे इसके सारे इश्यूज कौन देख रही है, WTO, और उसके लिए ट्रिप्स है। तो क्या होता है वो कानून के तहत विनियमित हो रहा है। अगर जो भी प्रोडक्ट को जीआई का टैग मिलेगा तो उसका दर्जा क्या होगा, वो सिक्योर हो जाएगा, उसकी चोरी, उसकी तस्करी, उसकी काउंटर फिटिंग बंद हो जाएगी। इसलिए जीआई टैग क्या हो जाता है, तस्करी वगैरह से किससे बचाने के लिए या काउंटर फिटिंग से बचाने के लिए बहुत अच्छा एक मेसर की तरह काम करने लगता है। और इससे क्या हो जाता है कि एक ट्रस्ट, यानी जो भी चीज़ हम दार्जिलिंग टी लेने वाले तो दार्जिलिंग टी ही है, ऐसा नहीं कि कहीं नेपाल से या कहीं और जगह से टी आ जा रही है। तो क्या हो जाता है, एक तो आपका प्रोटेक्शन हो जाता है कंज्यूमर राइट्स की ओर से, दूसरा चीज़ क्या हो जाता है कि जो उसको बनाने वाले होते हैं, जो उसको बनाने वाले होते हैं, उनके लिए भी वो प्रोटेक्शन का काम करता है। इसके बाद इकोनॉमिक बेनिफिट्स। अब जीआई प्रोडक्ट्स जहां भी होगा एक तरीके से वो क्या होगा कि जिस भी रीजन में होगा वहां पे एक तरीके से वहां की इकोनॉमिक एक्टिविटी को बढ़ाएगा और वहां पे डिमांड एंड सप्लाई एक तरीके से कहिए कि जो उसके जो प्रोडक्ट्स होंगे उसकी डिमांड बढ़ेगी और उसके कारण वो सप्लाई बढ़ेगी और हो सकता है निर्यात वगैरह भी बढ़े। जैसे दार्जिलिंग की चाय है निर्यात हो जाती है, हम लोग को तो मिलती ही नहीं, हम लोग उसके चाय की जगह जो उसके रॉ मटेरियल लेते हैं। इसी तरीके से क्या हो जाता है कि कहने का सेंस क्या है कि वहाँ पे क्या हो जाता है, इकोनॉमिक बेनिफिट होती है, इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ती है। उसके साथ साथ आइए उसके बाद आगे क्या होता है, कल्चर प्रिजर्वेशन, यानी कोई भी मान लो आर्ट का फॉर्म है, कहीं से सदियों से चला आ रहा है, तो कहीं का भी कोई आर्ट फॉर्म होता है तो उस रीजन के जितने सारे स्पेसिफिक एक तरीके से कहिए आर्ट एंड कल्चर के जो इतने सारे उसके डायमेंशन हो सकते हैं उसको अपने में लिए रहता है। मान के चलिए कि कोई एक आर्ट फॉर्म है तो आर्ट फॉर्म में उस क्षेत्र का जो भी लाइफ का जो स्ट्रक्चर रहा होगा, उसका जो कल्चर रहा होगा वो उसको रिफ्लेक्ट करेगा। तो दैट्स वाई क्या हो जाता है कि कोई भी अगर कल्चर का है ना, कोई भी यूनिक अगर चीज अगर जुड़ी हुई है, जैसे मान के चलिए कि कहीं से पेंटिंग ही उसको जीआई टैग मिल गया है, तो वहां की कहीं की पेंटिंग होगी तो उसके कल्चर को डिमोन्स्ट्रेट करेगी। तो इसके कारण क्या हो जाता है कि कल्चर वगैरह को भी एक तरीके से प्रिजर्व करने का एक अच्छा मीडियम हो जाता है। तो क्या सारी कुछ अच्छी चीजें हैं जीआई टैग के साथ, या फिर इसको दर्जा वगैरह देने से कुछ और भी चीजें जुड़ी होती हैं, कुछ नेगेटिव एस्पेक्ट्स वगैरह भी होते हैं? तो चलिए एक थोड़ा सा देख लेते हैं। सबसे पहले क्या हो जाता है, जीआई टैग का एक थोड़ा सा काउंट्स में ले सकते हो कि अगर दिया जाता है तो क्या हो जाता है, लिमिटेड स्कोप हो जाता है। अब समझो कोई एक प्रोडक्ट है वो किसी एरिया में उग रहा है, जैसे दार्जिलिंग चाय, अब उसकी प्रजाति अच्छी क्वालिटी है बट हम दूसरी जगह ले जाकर नहीं उपजा सकते क्योंकि ये हमारे जीआई टैग के जो दिया जाता है, जो कानून होता है उसके अकॉर्डिंग अलग होता है। तो इसलिए क्या होता है, थोड़ा सा हमें दिक्कत वो क्रिएट करता है। उसके बाद कॉस्टली प्रोसेस है, जैसे जीआई टैग वगैरह प्रोसेस करने में, ऑब्टेन करने में बहुत लंबा समय लगता है। आप इंडिया में देखोगे तो आप पढ़ोगे जीआई टैग वगैरह जैसे आपके सामने आएगा तो सारी स्टेट लड़ती हैं, इंडिविजुअल तो लड़ ही नहीं सकता। तो ये काफ़ी लंबा प्रोसेस होता है। उसके बाद उस जीआई को मेंटेन करने में, इन सारी चीज़ों को उस मतलब एक तरीके से सुटेबल जो प्रोडक्ट होंगे जो जीआई टैग कैटेगरी के अकॉर्डिंग फुलफिल करते हैं, उसको उत्पादन करने में भी क्या हो जाता है, थोड़ा सा महंगा हो जाता है। उसके बाद इन्फोर्समेंट चैलेंज, यानी क्या हो जाता है कि अगर देखा जाए तो
बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट जो जीआई के थ्रू जो कवर होते हैं तो उसका इतना ज़्यादा प्रोडक्शन होता है ना, या लोग एक तरीके से काउंटर फिटिंग करने लगते हैं, और जब ये काउंटर फिटिंग घर घर में होने लगता है तो इसको पकड़ना मुश्किल हो जाता है। और भी जहाँ पे जैसे जो कम विकसित देश वगैरह हो जाते हैं तो जीआई टैग का दुरुपयोग वगैरह थोड़ा सा ज़्यादा देखने को मिलता है। अब जैसे एक एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ, चलिए मथुरा में एक पेठा वाला है, उसका नाम है बंसी, और पूरे मथुरा में आप घूमते रहोगे, आगरा साइड में घूमते रहोगे तो बंसी वाले की इतनी दुकान मिलेगी, हर कोई बंसी के नाम से बना रहा है, क्योंकि उससे पहले वो काफ़ी फेमस था, काफ़ी अच्छा माना जाता था, लेकिन कौन बंसी वाला है ये अभी तो कोई नहीं जानता। जैसे मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, तो कहने का सेंस क्या है कि जब एक तरीके से अगर जीआई प्रोडक्ट वगैरह हो जाता है तो उसको का दर्जा मिल जाता है, तो चूंकि उससे जुड़े चीज़ों को प्रोडक्शन करने पर लोगों को ज़्यादा पैसे मिलते हैं, तो थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है कि उसको इन्फोर्समेंट वगैरह जो हो जाता है वो थोड़ा सा चैलेंज बढ़ जाता है। और खासकर ऐसे जहाँ पे जो कंट्री जो थोड़ी सी पिछड़ी हो, जहाँ पे एक तरीके से इंफ्रा वगैरह डेवलप ना हो, तो वहाँ पे और भी दिक्कत हो जाती है। अब इसके बाद हो जाता है मार्केट सैचुरेशन, है ना। सम केसेस में क्या हो जाता है, मार्केट और जीआई जो प्रोडक्ट्स है ना, उसके क्या हो जाता है, सैचुरेटेड हो जाता है। इससे क्या हो जाता है कि कंपटीशन वगैरह ज़्यादा बढ़ता है, और उसके कारण क्या हो जाता है कि जो प्रॉफिटेबिलिटी होती है वो लो हो जाती है। अब जैसे मान के चलो कि कहीं का अगर कोई खाने वाला ही आइटम, कहीं बंगाल का मान के चलो रसगुल्ला, को जीआई टैग मिल गया। अब बंगाल में रसगुल्ला बनाने वाला ऐसे तो कोई गवर्नमेंट तो है नहीं, कई लोग बना रहे होंगे, तो जाहिर सी बात है जब कई लोग बनाएंगे तो कंपटीशन ज़्यादा होगा। इसके कारण क्या हो जाएगा, उस प्रोडक्ट जो उसको जो पैसे मिलते हैं, या फिर वो एक तरीके से जो बंगाल रसगुल्ला जब जीआई टैग मिलने से पहले कम लोग बनाते थे, बट जीआई टैग मिलेगा तो लोग ज़्यादा बनाएंगे। इसके कारण क्या होगा, कंपटीशन ज़्यादा होगा और वो प्रॉफिटेबिलिटी जो होगी वो धीमे धीमे लो आ जाएगी। उसके साथ साथ क्या है, एक और भी कॉज है एक्सक्लूसिविटी इश्यूज, है ना। जीआई जो प्रोटेक्शन जो मिलता है तो किसी भी प्रोडक्ट को एक तरीके से वहीं का फोकस कर देता है, जिसके कारण क्या हो जाता है कि मोनोपोली हो जाती है। अब वर्ल्ड पे देखो तो जैसे एक एग्जांपल बताया, दार्जिलिंग चाय मोनोपोली है। अब थोड़ा सा एक बार और देखते हैं कि चलो हमने जान लिया कि चलो पॉजिटिव और जीआई टैग किसी चीज को निगेटिव देने में क्या फायदे अप एंड डाउन हो सकते हैं। चलो ये तो हो गया। अब आगे देखते हैं जीआई टैग को लेकर चुनौतियां क्या क्या होती है। मान के चलो कि किसी प्रोडक्ट को जीआई टैग मिल गया, उसके बाद क्या होगा, या फिर किसी कंट्री में किसी दिए जाने वाले प्रोडक्ट को जो जीआई टैग दिया जाता है तो उसको लेकर क्या क्या इश्यूज आते हैं, आप एक बार देख लीजिए। तो सबसे पहले है लीगल प्रोटेक्शन। जाहिर सी बात है अगर उसको जीआई टैग मिलेगा तो उसको लीगल प्रोटेक्शन देना होगा। तो सबसे बड़ा हर्डल है क्या करना है कि लीगल प्रोटेक्शन जीआई प्रोडक्ट को अवेलेबल कराना, नहीं तो क्या होगा कि इसके मिसयूज होने लगेंगे, और इसके कारण क्या होगा, जो आपका जो आईपीआर जो लॉ होगा वो सही से इन्फोर्स नहीं हो पाएगा, और जो इसके एक्चुअल बेनिफिशियरी होंगे वो फिर क्या करेंगे, उनको कुछ फायदा मिलने वाला नहीं होगा। उसके बाद सेकंड चीज क्या है, कंपाइलेंस। और जो भी आपके जो प्रोडक्ट बनते हैं उसके लिए सेकंड सबसे बड़ा चैलेंज हो जाता है कि वो आपके आईपीआर, आपके जो जीआई प्रोडक्ट हो उसके गाइडलाइन के अकॉर्डिंग हो। तो इसको भी क्या करना होता है, मेंटेन करना। एक तरीके से जो क्वांटिटी हो गई वो थोड़ी सी डिफिकल्ट हो जाती है। इसके बाद मार्केट एक्सेस। अब कोई भी माने हमें जीआई प्रोडक्ट तो दे दिया, चलो ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन अगर उसको हमको मार्केट तक नहीं पहुंचने देंगे तो क्या होगा, उसको कुछ फायदा मिलने वाला नहीं है। सपोज कि दैट अगर हम उत्तराखंड के किसी एक प्रोडक्ट को दे देते हैं क्योंकि वो हिली एरिया है, और वहां पे अगर उसको हम अच्छे तरीके से मार्केट तक नहीं पहुंचा पाएंगे तो उसको जीआई देने का कोई मतलब नहीं रह जाएगा, यानी उसके जो एक्चुअल बेनिफिट है वो उठा नहीं पाएंगे। उसके बाद अवेयरनेस एंड प्रमोशन। अब जीआई टैग तो मिल गया है, ठीक है, जीआई टैग मिलने के बाद अब लोगों को उसके बारे में जागरूकता देना, और उन सारे प्रोडक्ट जिनको जीआई टैग दिया गया है उसके बारे में एक तरीके से प्रमोशन करना, जिससे लोग जान सके कि हाँ यहाँ की ये चीज़ स्पेशलिटी है, यहाँ पे जब जाएं तो इस चीज़ को जरूर एक्सप्लोर करें। तो ये दोनों भी क्या है, एक मेजर कंसर्न है। इसके साथ साथ और क्या क्या कंसर्न है, काउंटर फिटिंग और फ्रॉड। ये सबसे बड़ा क्या है कि मान के चलो कि कहीं का किसी कोई चीज़ एक फेमस है और आप जाओ तो वहाँ पे केवल वही चीज़, जैसे मैंने कहा बंगाल का रसगुल्ला, अब उसके नाम पे कुछ उसकी स्पेशलिटी होगी, कुछ लोग उससे अच्छे से बना सकते हैं, कुछ लोग नहीं बना सकते, लेकिन जीआई टैग मिल जाने के कारण क्या होगा, उसकी काउंटर फिटिंग ज़्यादा होने लगेगी। या फिर कोई भी और भी प्रोडक्ट हो सकते हैं, कोई भी हस्तशिल्प का चलो है, या कहीं कोई आर्ट फॉर्म है, तो उसके नाम पे क्या होगा कि काउंटर फिटिंग होने लगेगी। आपको दिखाएंगे चलो ये पेंटिंग है,
तंजौर की है, इसको जीआई टैग मिला हुआ है, बट मीनवाइल वो कहीं और की होगी पेंटिंग, तंजौर की नहीं होगी, जिसके कारण क्या होगा, काउंटर फिटिंग वगैरह थोड़ा सा बढ़ जाता है। उसके बाद सस्टेनेबिलिटी, इंश्योरिंग द है ना सस्टेनेबिलिटी ऑफ द प्रोडक्ट ऑन द प्रैक्टिसेस एंड नेचुरल रिसोर्सेज है ना एसोसिएट विद जीआई प्रोडक्ट्स, और लॉन्ग टर्म के लिए क्या हो, उसके साथ कोलाइड हो, यानी जो भी आपका जीआई का प्रोडक्ट हो वो क्या हो कि ऐसा ना हो कि कुछ ही दिनों के लिए तक रहे, यानी उस क्या हो कि आपकी जो भी चीज़ें चल रही है, जो प्रोसेस चल रहा हो आपके अकॉर्डिंग, एनवायरनमेंट वगैरह हो या जो आपके जो मार्केट हो उसके साथ उसकी सब्सटेंटली बनी रहे, लगातार वो रहे। उसके बाद साथ इकोनॉमिक वायबिलिटी है ना, इसके साथ साथ आपका क्या है कि थोड़ा सा जो जीआई प्रोडक्ट्स है वो कम से कम उसमें इतना तो होना चाहिए पोटेंशियल कि वो जो भी उससे बनाने वाले लोग हैं, जो भी उससे पैदा करने वाले लोग हैं या जो भी उसको यूटिलाइज करने वाले लोग हैं उसको फायदा मिल सके। उसके साथ साथ अगला जो एक चैलेंज हो जाता है वो क्लाइमेट चेंज है। अब मान के चलो दार्जिलिंग में चाय हो रही है, अगर क्लाइमेट चेंज अगर इसी तरीके से होता रहा तो हो सकता है उस जो जोग्राफिकल कंडीशन उसको चाहिए, जो वेदर चाहिए वो सब न मिले, तो उसके कारण क्या हो जाएगा कि वहाँ से उस चीज़ का प्रोडक्शन ही बंद हो जाएगा। खासकर एग्रीकल्चर से जुड़े जितने भी चीज़ों को हम दिए, जैसे उड़ीसा का कंधमाल की हल्दी है, कहीं की कॉफ़ी है, कहीं का आम है, तो ऐसे जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट जो कहीं ना कहीं किसी की ना किसी फिर जोग्राफिकल रीजन से जुड़ते हैं, तो उसके कारण क्या हो जाता है, थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगा क्लाइमेट चेंज वगैरह से अगर इश्यू हो जाता है। तो ठीक है, चलिए इतनी सारी बातें हो गई। अब आगे देखते हैं कि आखिर किन किन जो हमारे प्रोडक्ट्स थे उनको एक नज़र में, कि आखिर अभी जो नए जो जीआई टैग दिए गए हैं वो किसे किसे दिए गए हैं। तो एक जो देखो जीआई टैग दिया गया वो कटक रूपा तारकस, ये कुछ नहीं, एक सिल्वर की एक तरीके से कुछ आभूषण वगैरह होते हैं, उस पर कढ़ाई की जाती है या फिर एक तरीके से नक्काशी कहो, और उसमें क्या हो जाता है कि बहुत ही देखोगे चांदी वगैरह पे या फिर बहुत अगर आपने गहने कभी देखे होंगे तो बहुत ही महीन नक्काशी वगैरह करके ये बनाया जाता है। तो ये कटक का एक स्पेशल वो है, और यहाँ पे ये चांदी की ज्वेलरी होती है, इसी पे नक्काशी की जाती है। जैसा आप देखो, ये देखो। उसके बाद फिर क्या क्या हुआ है, उसके बाद फिर एक देखिए ये है ना बेंगलोर मसलिन, यानी बंगाल का एक मसलिन है, और ये एक तरीके से कपड़ा है, और ये अपनी एक कुछ स्पेशलिटी के कारण है ना बहुत चर्चा में रहता है। जैसे ये बहुत सॉफ्ट होता है, हल्का होता है, और देखने पे भी थोड़ा सा काफ़ी अच्छा अट्रैक्टिव वगैरह लगता है, इसकी जो वीविंग पैटर्न होता है। उसके बाद फिर क्या है, नारसपुर क्रोशिया लेसे, ये हाथ से जो कढ़ाई बिनाई वगैरह करते हैं ना उसी को का ये है, ये भी एक हस्तशिल्प है, और ये कहाँ पे होता है, आंध्रा में नरसापुर में होता है। और ये भी जो कढ़ाई वगैरह देख रहे होगे आप, कितना अच्छा पैटर्न वगैरह है, काफ़ी सुंदर होता है, जिसके कारण इसको और ये जीआई का टैग दिया गया है। अगला देखते हैं, आपने ये इमेज देखो, ये क्या है, कुछ पहचानो। तो ये क्या है, ये कच्छ रोगन क्राफ्ट है। इसमें क्या किया जाता है, एक तरीके से ट्रेडिशनल टेक्सटाइल है ना, आर्ट फॉर्म है, और अपने हाथों वगैरह से लोग रंगते हैं। और यहाँ पे एक तरीके से कैस्टर ऑयल होता है। कैस्टर ऑयल का मतलब समझ रहे हो, अरंडी का तेल, उसके जो कलर होते हैं उससे कपड़ों पे ये रंगाई करते हैं। इसके बाद जो अगला जो प्रोडक्ट है वो है रतल नाम रियावान लहसुन, गार्लिक आपने सुना होगा, सबको यूज करता है। तो ये एमपी के रतलनाम डिस्ट्रिक्ट के कारण है, जो अपने कुछ स्पेशल फ्लेवर और इसकी कुछ मेडिकल प्रॉपर्टीज है उसके कारण ये फेमस है, जिसके कारण इसकी डिमांड बहुत बढ़ी रहती है। तो इसे भी क्या किया गया है, जीआई टैग दिया गया है। इसके साथ साथ अंबाजी व्हाइट मार्बल, अब ये याद रखिएगा, आपने देखा होगा कई सारे गॉड वगैरह की जो मूर्तियां वगैरह बनी होती होंगी संगमरमर की, आपने देखी होगी। तो एक्चुअल में ये जो अंबाजी मार्बल है ये गुजरात का एक मार्बल है। जैसे मार्बल कई सारी कैटेगरी होती है, उसी का एक सिंपल सा मार्बल है, बट मीनवाइल क्या हो जाता है, ये इतना फाइन मार्बल है कि इस पर आप इजीली नक्काशी कर सकते हो, और इसीलिए कारण क्या हो जाता है कि ये मूर्तियां बनाने के लिए सबसे बेटर मानी जाती हैं। तो दैट्स वाई क्या हो जाता है कि अंबाजी है ना, एक तरीके से ये आपका अंबाजी जो व्हाइट मार्बल हो गया है ना, इसको भी दिया गया है इसकी इसी स्पेशलिटी के कारण। अब इसके साथ साथ त्रिपुरा रीशा टेक्सटाइल, ये भी क्या है, एक तरीके से टेक्सटाइल है, एक आर्ट फॉर्म है, और यहाँ पे ये त्रिपुरा में बनाया जाता है, और ये अपने कलर और अपने डिज़ाइन पैटर्न वगैरह के कारण,
और वहाँ के जो कल्चरल लोग जो हैं उसके जुड़ाव के कारण ये काफ़ी पॉपुलर है वहाँ पे, और इसको भी इसी में क्या किया गया, जीआई टैग दिया गया है। अगला है हैदराबाद लाख बैंगल्स, लाख की चूड़ियाँ आप सब जानते हो। तो ये क्या है, ये भी एक तरीके से लाख की चूड़ियाँ है, लेकिन इसमें डिजाइनिंग वगैरह बड़ा अच्छा किया रहता है, देख ही रहे होगे आप लोग। और उसके बाद बड़े कलरफुल वगैरह पैटर्न में बनाया जाता है, जिसके कारण क्या हो जाता है कि जो भी ज्वेलरी वगैरह जो पसंद करते हैं, चाहे लेडीज हो गए है ना, उनको के बीच में ये थोड़ा सा ज़्यादा अट्रैक्शन का सेंटर होता है। उसके बाद अब आगे देखिए, माजुली मास्क ऑफ आसाम। ये भी क्या है, एक तरीके से देखा होगा मास्क पपेट वगैरह कोई शो होता है तो लोग पहन कर जाते हैं। तो ये क्या होता है, ये कुछ नहीं, ये मास्क है। और ये मास्क क्या है, एक तरीके से आपका जो आसाम है वहाँ के ट्रेडिशनल कल्चर के साथ जुड़ा हुआ है। और जब भी वहाँ कुछ रिचुअल वगैरह होता है, कुछ एक तरीके से परफॉर्मेंस वगैरह होते हैं जिसमें एंशिएंट पीरियड वगैरह के कोई नाटक वगैरह या प्ले वगैरह होता है, तो दैट्स वाई क्या होता है, उसमें ये मास्क लगाते हैं। तो यहाँ के यानी एक तरीके से जो मास्क फार्म है ना, माजुली मास्क ऑफ आसाम, उसे भी जीआई टैग दिया गया है। इसके साथ साथ आसाम माजुली मैन्युस्क्रिप्ट पेंटिंग। अब ये मैन्युस्क्रिप्ट पेंटिंग देख लो, ये एंशिएंट समय में कई बार क्वेश्चन वगैरह भी आपका आ चुका है, आर्ट एंड कल्चर का आपका एक पार्ट है। तो मैन्युस्क्रिप्ट है कि यानी क्या हो जाए, एक तरीके से कोई भी आपका जो ताम पत्र हो गया है, ताड़ पत्र हो गया, और पाल्म लीफ एक तरीके से कहिए, तो वहाँ पे जो एक तरीके से अभिलेख मिलते हैं या टेक्सचर मिलते हैं एंशिएंट समय के, या फिर उस पर कोई कलाकृति मिलती है, तो उसको मैन्युस्क्रिप्ट कहा जाता है। और उसी को पे जो पेंटिंग वगैरह होती है तो उसको पेंटिंग कहा जाता है, मैन्युस्क्रिप्ट पेंटिंग। तो अब ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है, ये भी आसाम की माजुली मैन्युस्क्रिप्ट पेंटिंग है। तो डेट्स वाई क्या है कि यहाँ पे है ना, एक तरीके से आसाम के जितने सारे रिलीजन वगैरह हो गए, लीजेंड्स वगैरह हो गए है ना, और जो वहाँ के थीम वगैरह हो गए, उसको ये शो करता है। और अभी भी ये पेंटिंग फॉर्म में है, जिसके कारण क्या हो गया कि यहाँ पे इसको जीआई टैग का दर्जा दिया गया। तो इसी के साथ आज का टॉपिक खत्म करते हैं। उम्मीद है आज का टॉपिक आपको अच्छा लगा होगा। और भी करंट अफेयर्स के बारे में अपने नॉलेज को और अपने कॉन्सेप्ट को बूस्टअप करने के लिए आप श्रद्धा यूट्यूब चैनल को फॉलो करें। धन्यवाद।